जब भी हम स्ट्रोक के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सीधा दिमाग पर जाता है। और जाहिर है जाना भी चाहिए, क्योंकि सारी कहानी शुरू तो वहीं से होती है। लेकिन रिकवरी की जो असली लंबी लड़ाई है ना, वो दिमाग से बहुत दूर हमारी मांसपेशियों के अंदर लड़ी जाती है। आज हम इसी छिपी हुई कहानी की परतों को खोलेंगे। तो सवाल यही है ना? अगर स्ट्रोक दिमाग में होता है तो फिर हाथ और पैर की मांसपेशियां कमजोर क्यों रह जाती हैं? महीनों तक, कभी-कभी तो सालों तक। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब स्ट्रोक रिकवरी की पूरी पहेली को समझने की चाबी है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से को समझते हैं। देखिए, स्ट्रोक का पहला झटका तो दिमाग पर लगता है, लेकिन एक दूसरा छिपा हुआ हमला भी होता है। एक ऐसा डैमेज जो धीरे धीरे हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों, मतलब हमारी मांसपेशियों तक पहुंच जाता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। सोचकर देखिए, स्ट्रोक से गुजरने वाले 3 में से 2 लोग, मतलब लगभग 2/3 लोग अपनी पूरी ताकत कभी वापस नहीं पा पाते। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बता रहा है कि हमें जवाब सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि कहीं और भी ढूंढना होगा। तो जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि ये जो लगातार कमजोरी बनी रहती है ना, ये सिर्फ ब्रेन से सिग्नल ना आने की प्रॉब्लम नहीं है। अरे वो तो बस कहानी की शुरुआत है। असल में तो स्ट्रोक के बाद मांसपेशियों के अंदर ही एक पूरा का पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जो उनके स्ट्रक्चर तक को बदल देता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। समझिए कि हम एक माइक्रोस्कोप लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि सेल्यूलर लेवल पर यह सब हो क्या रहा है। मांसपेशियों के अंदर असल में ऐसी कौन सी गड़बड़ी चल रही है जो उन्हें इतना कमजोर बना देती है। इस पूरी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है मोटर यूनिट या एमयू। इसे ऐसे समझिए, ये हमारे शरीर में मूवमेंट का एक ऑन स्विच है। इसमें एक नर्व सेल यानी मोटर न्यूरॉन और वो सारे मसल फाइबर होते हैं जिन्हें वो कंट्रोल करता है। जब भी हमें हिलना डुलना होता है तो दिमाग इन्हीं मोटर यूनिट्स को ऑन करता है। अब देखिए, एक हेल्दी बॉडी में दिमाग इन मोटर यूनिट्स को बड़े स्मार्ट तरीके से यूज करता है। हल्के काम के लिए वो छोटे, आराम से काम करने वाले यूनिट्स को ऑन करता है, और जब ज्यादा ताकत चाहिए तो बड़े, पावरफुल यूनिट्स की बारी आती है। इसे साइज प्रिंसिपल कहते हैं। सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में, बहुत एफिशिएंट। लेकिन स्ट्रोक के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है। दिमाग का कंट्रोल चला जाता है। अब होता यह है कि छोटे से काम के लिए भी बड़े बड़े और जल्दी थकने वाले मोटर यूनिट्स एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसकी कल्पना ऐसे कीजिए जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर गायब हो जाए और सारे बड़े बड़े ड्रम एक साथ बजने लगे। नतीजा क्या होगा? बस शोर, थकान और काम कुछ भी नहीं। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, हम इसे देख सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हेल्थी मसल में मोटर यूनिट्स कितने ऑर्गेनाइज तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो लाल रंग का घना क्लस्टर दिख रहा है ना, ये है स्ट्रोक से प्रभावित मसल। ये बिल्कुल उस ऑर्केस्ट्रा के शोर जैसा है जिसे हम सुन नहीं सकते, लेकिन यहां साफ साफ देख सकते हैं। यही है वो सेल्यूलर लेवल की गड़बड़ी। लेकिन इस सारी गड़बड़ी के बीच हमारा शरीर हार नहीं मानता, और यहां कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारा शरीर एक कमाल की कोशिश करता है। वो खुद को रीवायर करने लगता है, टूटे हुए कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करता है। ये एडेप्टेशन की एक जबरदस्त कहानी है। साइंटिफिक भाषा में इस प्रोसेस को कहते हैं कोलैटरल रीइनोवेशन। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये शरीर का अपना खुद का रिपेयर मैकेनिज्म है। मतलब शरीर अपने बचे खुचे हेल्दी तारों से टूटे हुए कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये होता कैसे? जो हेल्दी मोटर न्यूरॉन्स बच जाते हैं वो अपने आसपास के उन मसल फाइबर्स को देखते हैं जो अब कह सकते हैं कि अनाथ हो गए हैं, क्योंकि उनका कंट्रोलिंग न्यूरॉन काम नहीं कर रहा। तो ये हेल्दी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये अपनी नई शाखाएं निकालते हैं और इन अनाथ फाइबर्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लेकिन इस अडॉप्शन की एक कीमत भी है। अब होता यह है कि हमारे पास पहले के मुकाबले मोटर यूनिट्स तो कम हो जाते हैं, लेकिन जो बचते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े और विशालकाय हो जाते हैं। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, एक समझौता। शरीर ताकत तो बचा लेता है, लेकिन जो बारीक कंट्रोल होता है, जो फाइन कंट्रोल होता है, वो चला जाता है। और ये बात रिसर्च भी कंफर्म करती है, जिसके मुताबिक स्ट्रोक के बाद कोलैटरल रीइनोवेशन की वजह से मोटे यूनिट्स का साइज और मसल्स का रिस्पॉन्स दोनों ही बढ़ जाते हैं। ये शरीर का एक जबरदस्त सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो अब तक हमें ये तो समझ आ गया कि मसल्स के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, क्या हम इस पूरी इनविजिबल प्रक्रिया को असल में ट्रैक कर सकते हैं? क्या हम इसे देख सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, यहीं पर टेक्नोलॉजी बायोलॉजी से मिलती है।
और इस कमाल की टेक्नोलॉजी का नाम है सरफेस इलेक्ट्रोमायोग्राफी या शॉर्ट में SCMG। ये एक नॉन इन्वेजिव टूल है, मतलब इसमें कोई कट या चीरा नहीं लगता, बस स्किन पर कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं और ये हमें मसल्स के अंदर की सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पढ़कर सुना देता है। समझिए, ये हमें रिकवरी की एक लाइव कमेंट्री देता है। अब ये जो SEMG है, ये हमें 3 बहुत ही ज़रूरी इंडिकेटर्स देता है। पहला है RMS, जो हमें बताता है कि कुल कितने मोटर यूनिट्स एक्टिव हैं। दूसरा है MDF, जिससे हमें उनकी फायरिंग स्पीड का आइडिया मिलता है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है CI यानी क्लस्टरिंग इंडेक्स। ये हमें सीधा सीधा बताता है कि मोटर यूनिट्स की भर्ती में कितनी गड़बड़ी है, यानी हमारे ऑर्केस्ट्रा में कितना शोर है। और इन इंडिकेटर्स की मदद से हमें पता चलता है कि रिकवरी एक सीधी लाइन में नहीं होती। जरा इस मरीज की रिकवरी को देखिए। पहले 25 दिनों में कुछ मोटर यूनिट्स वापस एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर 46वें दिन CI वैल्यू एकदम से बढ़ जाती हैं। ये इस बात का इशारा है कि शरीर के अंदर रीवायरिंग का वो प्रोसेस यानी कोलैटरल रीइनोवेशन जोरों पर है। और फिर 98 दिनों तक आते आते धीरे धीरे सेंट्रल कंट्रोल वापस आने लगता है और सिस्टम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इस सब का असली फायदा क्या है? फायदा यह है कि जब डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट रिकवरी के हर स्टेज को इतने डिटेल में देख सकते हैं, तो वो हर मरीज के लिए एक पर्सनलाइज्ड रिया प्रोग्राम बना सकते हैं। उन्हें ठीक-ठीक पता होता है कि किस स्टेज पर कौन सी थेरेपी सबसे ज्यादा असरदार होगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि स्ट्रोक एक चेन रिएक्शन शुरू करता है जो दिमाग से होकर हमारी मांसपेशियों तक पहुंचता है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पहले गड़बड़ी होती है, फिर शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है और आखिर में सही मदद से एक गाइडेड रिकवरी की तरफ बढ़ा जा सकता है। और ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से मसल रिकवरी की इस छिपी हुई कहानी को इतने विस्तार से पढ़ सकते हैं, तो क्या हम हर मरीज के लिए इस कहानी का एक बेहतर अंत लिखने की काबिलियत भी हासिल कर सकते हैं?